नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे के परिचय के मोहताज तो है नहीं। ऑनलाइन माध्यम से हम लोग एक दूसरे को तो जानते ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आता हूं, जो आपको आपके विषय वस्तु समाजशास्त्र में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हो, उस तरह के विषय मुद्दे को लेके आज भी मैं एक आपके काम का, जो कि रूरल सोशोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, वो मैंने लिख भी रखा। वो फोक अर्बन कंटिन्यूम, फोक भी मिलेगा कहीं कहीं आप, और फोक के बदले रूरल भी मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। यानी सिंपली हम लोग फोक अर्बन कंटिन्यूम भी बोल सकते, रूरल अर्बन कंटिन्यूम भी बोल सकते। इसके लिए उलझन ना पालेंगे आप, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है। इस पे बात करने से पहले थोड़ी बात हम लोग इसके संबंध में थोड़ा बैकग्राउंड को देख लें। दोस्तों, दरअसल ये जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को हम लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग अध्ययन की सुविधा में, हम लोग हमारे विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा से इसकी विशेषज्ञता के आधार पे अलग अलग शाखाओं में बांटा, और फिर हम उस विषय वस्तु को उस समाजशास्त्र के मुद्दे के नाम से जानते हैं। जैसे नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, जेंडर समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, मीडिया का समाजशास्त्र, ये तमाम जो हैं ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। इन्हीं विभिन्न शाखाओं में एक समाजशास्त्र का और ब्रांच है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र, ठीक है। अब ग्रामीण समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू कहाँ हुई, कैसे हुई, इसकी भी एक कहानी है, थोड़ा उसको भी आपको जानना चाहिए। जैसा कि हम लोग को पता है, दरअसल ग्रामीण समाजशास्त्र का मतलब ये होता है कि ऐसा समाजशास्त्र जो ग्रामीण पर्यावरण में रहने वाले लोगों के, एक सामूहिक लोगों के वैज्ञानिक अध्ययन करता हो। यही तो है ग्रामीण समाजशास्त्र का विषय वस्तु मोटा मोटी। और ग्रामीण समाजशास्त्र को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई या एडवांस कह लीजिए अमेरिका में माना जाता, लेकिन अमेरिका में भी इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि एक ऐसा कालखंड हुआ करता था अमेरिका में, माने यूएस में, जो 1890 से 1920 का माना जाता। और उस वक्त वहाँ के समाज में, ग्रामीण समाज में बड़ा उथल पुथल था, बड़ी अव्यवस्था, बड़ी गरीबी, बड़ा हिंसा, मैंने कह लीजिए कि एक ग्रामीण सामूहिक जीवन बड़ा उथल पुथल बड़ा था। उपज भी कम थी, तनाव जहाँ रहेगा वहाँ तो प्रोडक्टिविटी कम हो ही जाएगी। और उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के रूजवेल्ट तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो तो थे ही, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूजवेल्ट को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो खैर, रूजवेल्ट ने जो ये ग्रामीण समस्याएं आ रही थी उनके वक्त में, जो 1890 से 1920 के बीच में बड़ा ज़बरदस्त था, और उस कालखंड को शोषण का युग भी कहा जाता है अमेरिकी ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो रूजवेल्ट ने इस ग्रामीण समाज में जो समस्याएं थी, इसके लिए ये एक कमीशन बना, जिसको बोला जाता, शॉर्ट में हम लोग CLC बोलते, लेकिन आपको पूरा उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CLC ये मतलब कंट्री लाइफ कमीशन, ठीक है। कंट्री लाइफ कमीशन मैंने लिख भी रखा है, जो आपको बाद में जब भी देखेंगे तो आपको काम आएगा। वो बेले के नेतृत्व में बना, और इनको वही ग्रामीण समाज की कैसी समस्याएं दूर हो, इसके लिए इनको जिम्मेदारी दी गई। और ये बना 1908 में, आप याद रखिए डेट, 1908 में बना। इस कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट दी। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इनको 1906 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। खैर, इस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे ही 1917 में 1917 में समाजशास्त्र विभाग की व्यवस्थित ग्रामीण समाजशास्त्र के व्यवस्थित विभाग के रूप में अमेरिका में पढ़ाई शुरू हुई। और फिर वहाँ से ये दौर चला
रही बात भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम बात कर लें, अगर हम करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में दो आप एरा को बांट सकते हैं। एक स्वतंत्रता के पूर्व का कालखंड, एक स्वतंत्रता के बाद का कालखंड। स्वतंत्रता के पूर्व के कालखंड को अगर हम देखें तो उसमें एक बड़ा, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण नाम जाना जाता है विलियम टेनेंट का, जो कि इंडियन रिक्रिएशन इनकी बड़ी फेमस बुक थी, जो कि 1803 में आई थी। इंडियन रिक्रिएशन जो पहली व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में। स्वतंत्रता के पूर्व के कालखंड में इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और भी लोगों ने काम किया, हेनरी मैन का बड़ा एंशिएंट लॉ जो बड़ा फेमस बुक है। खैर, लेकिन जब आज़ादी के बाद इसको व्यवस्थित ढंग से ग्रामीण समाजशास्त्र को पढ़ाई करवाने का सोचा गया, और उसमें जो बड़े नाम हैं, जैसे आप कह सकते हैं घोरे का, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, मैकी मैरियट, ये सब ऐसे नाम हैं, ऐसे विद्वानों के, जिन्होंने ग्रामीण समाज शास्त्र के अध्ययन की बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आज़ादी के बाद। ये दो कालखंड को आप याद रखिए, समझ गए। तो खैर, मैं समझता हूँ कि इतनी बात आप, इसका बैकग्राउंड हम लोग को जानना चाहिए। ग्रामीण समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू होने का क्या बैकग्राउंड रहा था उस कालखंड में। खैर दोस्तों, जाहिर सी बात है, आगे मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले इसमें दो वर्ड है स्पेशलाइजेशन का लीजिए आप, एक तो फोक और दूसरा अर्बन। आगे बढ़ने, इसके बारे में चर्चा करने से पहले इन दोनों शब्दों के विशेष अर्थ होते, उसके बारे में हमारा कंसेप्ट बड़ा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक रहा बात सवाल फोक का, तो फोक को यानी हिंदी में इसी को कहा जाता है लोक या जन भी कहा जाता है। यानी ऐसा समाज जो अशिक्षित हो, असंस्कृत हो, अनगढ़ हो, जहाँ पे जन रीतियों का बड़ा बोलबाला हो। जन रीति की बातें बारे में तो हम लोग समनर को जानते हैं कि जो कि 19 फोकवेज के नाम से उन्होंने तो बड़ी फेमस बुक भी लिखी है 1906 में। और जन रीति का मतलब ही होता है कि ऐसे मानदंड जो लोगों से, उस समाज के लोगों से पालन करने की अपेक्षा की जाती, और अगर आप पालन करते हैं उस मानदंड का तो आपकी बड़ी वाहवाही होगी, और नहीं भी करते हैं तो इसके पीछे, इन मानदंडों को नहीं मानने के पीछे कोई दंड का प्रावधान नहीं होता। आपका ज़्यादा से ज़्यादा उपहास उड़ाया जाता, व्यंग किया जाता, समझ। तो जनरीति का मतलब तो ये था। तो फोक सोसाइटी में भी जनरीति का बड़ा बोलबाला होता, ठीक है। और एक चीज, दूसरी बात, एक ये बड़ी फेमस बुक है, कई फेमस बुक रॉबर्ट, ये रूरल अर्बन कंटिन्यूम की बात है रॉबर्ट रेडफील्ड ने की, और उनकी एक बड़ी फेमस बुक है टेपोजलन लाइफ इन ए मैक्सिकन विलेज। अभी इन पर चर्चा होगी थोड़ी, और फोक और अर्बन को आप समझ लीजिए। और फोक की चर्चा, फोक की बातें जो रेडफील्ड ने की, इन्होंने कहा कि ऐसा समाज, इन सारी विशेषताओं के साथ साथ ऐसा समाज जिसमें कि और भी बहुत सारी विशेषताएं होती, लेकिन चार महत्वपूर्ण विशेषताएं होती, जैसे एक लघुता, दूसरी पृथकता, तीसरी आत्मनिर्भरता, और चौथी समानता। लघुता का सिंपल मतलब जो छोटा हो साइज में, कम आबादी हो जहाँ की बसावट। पृथकता यानी और समाज से कटा छटा हो। आत्मनिर्भरता का मतलब अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करीब करीब अपने ही समाज के अंदर ही कर लें, यानी जिनके उत्पादन जो उपभोग अभिमुख ओरिएंटेड हो, कंजप्शन ओरिएंटेड हो, मार्केट को देख के उत्पादन ना हो। और समानता, ये महत्वपूर्ण है कि समानता का मतलब होता है कि ऐसा समाज जहाँ पे, या ऐसी विशेषता जो यौन और आयु के आधार पर सामाजिक जीवन में एक संबोधन हो। वहाँ पे जैसे आप देखेंगे, अब तो कम दिखता है या नहीं ही दिखता अब, लेकिन अगर भी आप रूरल बहुत रिमोट एरिया में जाएं, तो जहाँ पे अगर हमारी कोई बिटिया की उम्र की कोई
दूसरी जाति की, दूसरी बिरादरी का, क्योंकि भारतीय समाज में जाति का तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, दूसरी जाति की भी कोई लड़की है, दूसरे धार्मिक समूह की भी कोई लड़की है, अगर उसकी उम्र हमारी बिटिया के बराबर है तो हम भी, चूंकि लड़की है हमारी लड़की के समान ही, तो इसलिए हम उसको भी बिटिया ही करके पुकारते हैं, बगैर ये जाने, ये डिफरेंसेस किए कि वो हमारी जाति की है, हमारे परिवार की है, हमारे धर्म को मानने वाली है कि नहीं है, लेकिन हम लोग आमतौर पर बिटिया करके पुकारते हैं। आयु के आधार पर चूंकि छोटी है, अगर वो कोई हमारे उम्र, मेरे उस समाज में जो फोक सोसाइटी की बात रेडफील्ड ने की, अगर कोई हमारे पिताजी की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, मेरी माँ की उम्र की है, मेरी बहन की उम्र की है, जो भी, तो हम ये देखते हैं केवल कि आयु के आधार पे हम व्यवहार करते हैं, और या तो यौन विशेषताओं के आधार पे हम अपने व्यवहार करने के, हम अपना एक संबोधन की मानक होते। हालांकि ये बात भी आज के समय में अगर हम बात करें तो इस समानता की बात है और आत्मनिर्भरता की ये जो दो विशेषताएं पाई जाती मुख्य रूप से, वो करीब करीब अब समाप्त हो रही। तो इस तरह की सामाजिक व्यवस्था जो होती उसको कहा जाता फोक सोसाइटी। रही बात अर्बन सोसाइटी की या अर्बन की या नगर की, तो नगर के बारे में कोई यूनिवर्सल परिभाषा नहीं है, ठीक है। ये इसकी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पे अलग अलग देशों में लोगों ने अपने अपने सुविधा के नगर के मानक तय कर रखे हैं। लेकिन अगर हम अपने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुछ किसी भी भौगोलिक, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा, दिस वुड वेरी क्लियर, हर देश के अपने अपने मानक हैं, भारत के भी अपने मानक हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को नगर अगर कहलाना है या कहते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि उस भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम 5000 की आबादी, ज़्यादा जो भी हो, कम से कम 5000 की आबादी होनी चाहिए मिनिमम। उस 5000 जो भी आबादी है, मिनिमम 5000 है तो 100 होनी ही चाहिए, और जो भी आबादी है उसकी पुरुष आबादी का 75% यानी 75% आबादी पुरुष की आबादी की अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति गैर कृषि कार्यों से करता हो। उस भौगोलिक क्षेत्र के जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो भी बड़ा महत्व, वो 400 माना गया, मानक तय किया गया, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर माना गया, या कहीं कहीं आपको वर्ग किलोमीटर के बदले वर्ग मील पे अगर रहे तो आप उसको 1000 मानिएगा। 400 प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा। और अगर हम 1000 कहें तो 1000 हम तब कहेंगे जब हम प्रति वर्ग मील के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। ये जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। नेक्स्ट, कि उस एरिया में, उस भौगोलिक क्षेत्र में जो लोकल व्यवस्था के लिए, सफाई की, लॉ एंड ऑर्डर की, पानी की, बिजली की, ये सब के लिए कोई नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नोटिफाइड एरिया हो, कैंटनमेंट बोर्ड हो, यानी ये सब व्यवस्था यहाँ वहाँ, ये सब ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे हो, तब हम उस भौगोलिक क्षेत्र को हम नगर कहेंगे, नंबर 1। और जिस भौगोलिक क्षेत्र को हम नगर कहते हैं वहाँ रहने, उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मानसिकता भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे उस क्षेत्र में रहने वाले, मैंने जिसको हम नगर कहते हैं, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक बड़ा महत्वपूर्ण होती है मेंटालिटी वहाँ के लोगों की। एक, उसको बोला जाता है ट्रांजिएंसी यानी अस्थिरता। दूसरा सुपरफिशियलिटी यानी कृत्रिमता, दिखावा। और तीसरी एनोनिमिटी यानी अपरिचितता। ट्रांजिएंसी, अस्थिरता का मतलब कि नगरों में, शहरों में जिसको हम बोलते हैं, वहाँ के लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि आपके पास कोई 2 शब्द आपके से सिंपैथीपूर्ण में बात कर सके। इतनी भागा भागी लोगों की है उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों। सुपरफिशियलिटी, दिखावा, हर व्यक्ति सामने वाले को ये शो करना चाहता कि मैं बड़ा पैसा वाला हूँ, ताकतवर हूँ, बुद्धिमान हूँ या ना हूँ वो भगवान जाने। लेकिन हमारी मेंटालिटी रहती नगर में रहने वाले लोगों की कि ये सामने वालों को हम प्रदर्शित करें, झूठा ही प्रदर्शन, लेकिन इच्छा रहती है। इसी को बोलते कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी भी बोल सकते हैं आप।
और तीसरे एनोनिमिटी, अपरिचितता। यानी हम भीड़ में, हम शहर में रहते लाखों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में, लेकिन हम सभी कोई एक दूसरे से अपरिचित रहते। और यही कारण है कि गांव की अपेक्षा शहरों में जो अपराध ज़्यादा होते, क्योंकि वहाँ कोई एक दूसरे को नहीं पहचानता व्यक्तिगत रूप से, मोर और लेस। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि हम भीड़ में रहते हैं और इसकी बातें कई लोगों ने की, जैसे कि ये कहा जाता है ना कि अगर हम डेविड रिचमैन की बात करें तो कि उन्होंने तो बड़ी अच्छी बातें कही कि साहब हम जो भौतिक रूप से तो पास पास रहते हैं, यानी शारीरिक रूप से तो हम नगर में अगल बगल रहते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। ठीक है, और अगर हम बात करें टर्नी सेवल की बातें भी करें तो उन्होंने भी तो इसी संबंध में बातें की कि लोग अपनी आइडेंटिटी कैसे से जूझते रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए लोग परेशान रहते हैं। और इसीलिए तो उन्होंने एक लॉस ऑफ कम्युनिटी की जो बातें की। तो मेरा कहने का मतलब ये दो फोक और अर्बन की जो कैरेक्टरिस्टिक होते, ये आपको जानना चाहिए। और इसके बाद फिर हम लोग रेडफील्ड की बात करें। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इतनी बात आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये जो फोक अर्बन कंटिन्यूम की बातें, लोक नगरीय निरंतर की बातें होती या कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ये दरअसल ये बताने का इन्होंने प्रयास किया कि कोई भी समाज अपने आप में विशुद्ध रूप से अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती। मतलब सभ्यता के विस्तार कह लीजिए, आपकी सभ्यता के विस्तार या सभ्यताओं के विस्तारों के बताने के लिए जो इन्होंने बातें की परिप्रेक्ष्य में, और इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी समाज मूल रूप से विशुद्ध रूप से अपने मूल रूप में नहीं रहता। कोई भी दो समाज जब एक दूसरे के संपर्क में आता तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते। अब ये बात और है कि कौन किसको ज़्यादा प्रभावित करता, वो उसकी क्षमता पे निर्भर करता है, लेकिन प्रभावित करता है या प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब इन्होंने कहा कि ये जो लोक नगरीय यानी कि लोक समाज और नगरीय समाज, शहरी समाज जो होता, इसमें कोई एक दो छोर नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूटी पाई जाती। और इसको इन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के आधार पर व्याख्या किया। और अपनी बात को रखने के लिए आप यहाँ पे दो चीज़ याद रखिए कि इन्होंने ये जो टेपाजलन एक मैक्सिको का गांव है, लाइफ इन ए मैक्सिकन विलेज, और इसी मैंने लिख भी रखा कि आपके लिए इसी समाज में लोक समाज की बातें की कि लोक समाज का आइडियल रूप क्या होगा। आइडियल रूप जरूरी नहीं कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए ही जाए, एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना की उन्होंने। ठीक है, नंबर 1। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है वो है फोक कल्चर ऑफ युकाटान, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि पब्लिशिंग ईयर आपको याद रखना चाहिए। पहली जो बुक थी इनकी ये 1930 में आई थी, और जो फोक कल्चर ऑफ युकाटान है ये 1941 में आई थी। ठीक है, और ये जो दूसरी जो पुस्तक, ये जो फोक कल्चर ऑफ युकाटान वाली बात है, ये है इसमें इन्होंने, आपको ये भी पता चलना चाहिए कि जो युकाटान है ये मैक्सिको का एक राज्य है। ठीक है, मैक्सिको का युकाटान एक राज्य है। इसी युकाटान राज्य के से इन्होंने 4 समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, ये बार बार पूछा जाता है, पहला समाज इन्होंने लिया, 4 समाज मैक्सिको के युकाटान राज्य के से 4 समाज को लिया और उसकी चर्चा इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर की। इसी को प्रमाणित करने के लिए कि कोई भी समाज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, हर समाज एक दूसरे से निरंतर रूप से जुड़ा हुआ है, यानी एक कंटिन्यूटी पाई जाती है, निरंतरता पाई जाती है। निरंतरता का मतलब सततता। ये तो वो समाज क्या है, 4 समाज। एक तुस्की जो कि लोक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा चानकोम जो कि कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तीसरा दिजतास, ध्यान से सुनिएगा, जो कि नगरीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और चौथा मरिदा
जो कि शहरी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने ये डबल एरो दोनों तरफ से लगा दिया है। इसका मतलब ये है, और कुछ मतलब मत लगाइएगा, इसका मतलब ये है कि इससे ये भी प्रभावित होता है और इससे ये भी प्रभावित होता है, यानी दोनों अगल बगल के समाज एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और इसी तरह से प्रभावित होते होते लोक समाज से शहरी समाज तक का क्रम ये चलता है, समझ रहे? तुस्की, फिर से सुनिए, तुस्की लोक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, चाणकोम कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, देशताज नगरीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और मरिदा शहरी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ये चारों समाज के तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, कि लोक समाज और शहरी समाज, नगरीय समाज में एक निरंतरता होता है, यानी ये कोई गांव और शहर दो पोल नहीं है, एक श्रृंखला के दो, एक क्रमिक रूप से एक दो छोड़ के क्रम में मिले हुए हैं। ठीक है, नंबर 1। थोड़ी सी यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी फोक अर्बन कंटिन्यूम के बदले एक वर्ड, एक कंसेप्ट और भी हम लोग समाजशास्त्र में है, जिसको कहा जाता है फोक या रूरल, जो भी कह लीजिए आप, फोक अर्बन डायकोटॉमी। डायकोटॉमी का मतलब होता है द्विविभाजन, यानी दो छोर। अब फोक अर्बन डायकोटॉमी के बारे में नाम कुछ कुछ जुड़ा हुआ है सोरोकिन और जिमरमैन का। स्पष्ट रूप से उन्होंने से इसकी इस कंसेप्ट के नाम से तो बातें नहीं की, लेकिन उनकी व्याख्या इससे जुड़ी हुई है, फोक अर्बन डायकोटॉमी की। ध्यान से सुनिएगा। सोरोकिन और जिमरमैन ने कहा कि उन्होंने एक बड़ी फेमस बुक है इस संबंध में, उन्होंने उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, जो कि 1929 में आई थी, 1929 में पब्लिशिंग ईयर। इस प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी में सोरोकिन और जिमरमैन, यानी पीए सोरोकिन, पिट्रिम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन, और जिमरमैन हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन पूरा नाम उनका है कार्ल क्लार्क जिमरमैन। ठीक है, और इसमें इन्होंने जो रूरल अर्बन डायकोटॉमी की बातें की इसी पुस्तक में, ये ध्यान रखने से इन्होंने कहा कि गांव के समाज में जो पर्यावरण होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, गांव के लोग एक प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होते, जबकि नगरीय समाज वाले लोग एक मानव निर्मित पर्यावरण से ज़्यादा प्रभावित होते। और उन्होंने कहा कि गांव में चूंकि गतिशीलता की संभावना कम होती, क्योंकि ग्रामीण जीवन एक रूपक या तुलनात्मक, या कहिए आप कि कहा कि इन्होंने कि गांव का जीवन तालाब के ठहरे हुए पानी के समान शांत होता, यानी ग्रामीण जीवन में गतिशीलता की संभावना करीब करीब नहीं रहती। और नगर की समाज की तुलनात्मक इन्होंने बातें की, नगरीय समाज केतली के उबलते हुए पानी की तरह होती, जिसमें कि गतिशीलता की संभावना ज़्यादा होती। होता भी है थोड़ा बहुत, आप मान सकते हैं, हम लोग भी अंदाज लगा सकते हैं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप, खेती के संबंध में व्यापार करें। आज की मॉडर्न सोसाइटी की बात ना करें लेकिन पारंपरिक रूप से तो किसानों के पास वही खेती ही कार्य था। लेकिन गांव में चाहे फसल हो ना हो, लेकिन हम लोग के फसल ही उपजाते थे गाँव, या उपजाते हैं गाँव वाले। लेकिन शहर में तो है कि आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, अगर उस व्यवसाय में सफल हो गए तो सो गुड, नहीं सफल हुए तो फिर हम कोई दूसरा व्यवसाय चुनने की हमारे पास स्वतंत्रता रहती। इसीलिए केतली के उबलते हुए पानी के समान की तुलनात्मक बातें की सोरोकिन और जिमरमैन ने। सोरोकिन ये ध्यान रखिए कि किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं, सोशल मोबिलिटी उनकी बड़ी फेमस बुक है, सामाजिक गतिशीलता के संबंध में जो उन्होंने बातें की। सोरोकिन जो सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो दुनिया के समाजों के अध्ययन करने के बाद एक बड़ी फेमस बुक है उनकी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जो कि 4 वॉल्यूम में आई थी 1937 से 41 के बीच में। सनसेट कल्चर, आइडियलिस्टिक कल्चर, आइडियशनल कल्चर की बातें सोरोकिन ने तो की इसी पुस्तक में। रही बात जिमरमैन की, तो जिमरमैन भी कोई परिचय के मोहताज। एक तो रूरल सोसाइटी के बारे में जो बातें की वो तो कोई गांव और नगरीय समाज के बारे में, इन्होंने फैमिली के बारे में भी बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी बातें की। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है जो कि 1947 में आई थी, फैमिली एंड सिविलाइजेशन, और उस पुस्तक में इन्होंने 3 टाइप्स की फैमिली की बातें की। एक ट्रस्टेड फैमिली, मैंने ट्रस्टी फैमिली, डोमेस्टिक फैमिली
और एटोमिस्टिक फैमिली। और इसमें इन्होंने परिवार के टूटने की बड़ी बातें की कि परिवार का टूटना सभ्यता की अंत की निशानी है। और परिवार टूटते कैसे हैं, इसके इन्होंने कई कारण आमतौर पे माना जाता है कि 8 कारण इन्होंने कहा। जैसे आप मानिए, जैसे तलाक का बढ़ना, वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का ह्रास होना, पारंपरिक वैवाहिक सेरेमनी का महत्व कम होना, नारीवाद का उदय होना, ये सब कारण बने कि जिससे परिवार टूटते। और किसी भी समाज में परिवार के टूटना उस सब समाज के सभ्यता के अंत की निशानी है, जिमरमैन के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सोरोकिन और जिमरमैन के बारे में रूरल अर्बन डायकोटॉमी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखें। ठीक है, आइए हम लोग चले रूरल अर्बन कंटिन्यूम के बारे में। रॉबर्ट फील्ड की जो बात हो रही थी, रॉबर्ट रेडफील्ड की, हालांकि ये बात भी है कि जो फोक सोसाइटी के बारे में रेडफील्ड ने विशेषता की बातें की, टेपोजलन गांव का अध्ययन करने के बाद इन्हीं केसेस ऑस्कर लेविस हुआ करते थे, जो कि उनके बाद यानी 1951 में माना जाता कि उन्होंने उसी गांव का फिर से स्टडी किया। और फिर उसके नाम है, बुक के नाम थोड़ा सा डिफरेंट अलग है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसी गांव का अध्ययन है, इसलिए कि ऑस्कर लेविस ने उस गांव का अध्ययन किया। 1951 में जो उनकी पुस्तक आई, उसका हेडिंग था लाइफ इन ए मैक्सिकन विलेज, टेपोजलन री स्टडीज। और इनका जो स्टडी इन्होंने टेपोजलन किया, उस पुस्तक का नाम था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, टेपोजलन लाइफ इन ए मैक्सिकन विलेज। इसलिए इसके बारे में आप कन्फ्यूज मत कीजिए। ऑस्कर लेविस ने अपनी इस पुस्तक में कहा कि नहीं साहब, जो इनकी आलोचना किया रॉबर्ट रेडफील्ड की कि लोक समाज की जो विशेषता उन्होंने बताया रेडफील्ड ने, वो नहीं पाए जाते। वहाँ भी तनाव है, वहाँ भी अपराध है, वहाँ भी वैमनस्यता पाई जाती है। ठीक है, उन्होंने 1930 में स्टडी किया, इन्होंने 1950 ऑस्कर लेविस ने 51 में किया, 1951 में। और इतनी दोनों में विशेषता में अंतर हो गया। अब ये दोनों के अपनी अपनी अध्ययन करने के तरीके होते हो, अपने अपने मानकों के अनुसार लोगों ने किया और अपनी बातें की। नंबर 1, ऑस्कर लेविस के बारे में थोड़ा और सुन लीजिए, थोड़ा विषयांतर होके, कि ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी, जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी के लिए भी जाने जाते हैं और रूरल कॉस्मोपॉलिटन कंसेप्ट के लिए भी जाने जाते हैं। जहाँ तक रही बात कल्चर ऑफ पॉवर्टी की, तो इन्होंने मैक्सिको का अध्ययन करने के बाद कहा, जिसको गरीबी की संस्कृति हम बोलते हैं हिंदी में, इन्होंने कहा कि जो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो गरीबी हुई और जो गरीब हुए या गरीब हैं, उनकी एक सांस्कृतिक मान्यता ही है कि हम गरीब हैं, इसलिए कि इसलिए नहीं कि हम प्रयास नहीं करते, इसलिए कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं गरीब रहूं, इसलिए मैं कुछ भी प्रयास कर लूं फिर भी मैं गरीब ही रहूंगा। ऐसी बातें मैक्सिको का अध्ययन करने के बाद इन्होंने जिसको कहा और जिसको हम कल्चर ऑफ पॉवर्टी के रूप में, गरीबी की संस्कृति के रूप में हम जानते हैं। दूसरा, इन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में अध्ययन किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में आया, भारत का अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुरा एक गांव है जिसको रानी खेरा भी बोलते हैं। रामपुरा का अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक बड़ी फेमस कंसेप्ट दिया, उसको कहते हैं रूरल कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, ये 2 ऑस्कर लेविस के बारे में आप याद रखिए। अब साहब हम लोग चले फिर पीछे मतलब रॉबर्ट रेडफील्ड के पास। रॉबर्ट रेडफील्ड की एक बड़ी और फेमस बुक है, वो है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, जो कि 1956 में आई थी। ठीक है, फिर 1956 में इन्होंने कहा, जो कि इन्होंने एक चानकॉम, यही चानकॉम युकटान का, मैक्सिको का चानकॉम, 2 गांव का, 2 कृषक गांव का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया। एक चानकॉम का और दूसरा इंग्लैंड की माया गांव का। और यहाँ पे इन्होंने एक पाया, ये पुस्तक याद रखिए, बड़ी फेमस बुक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, जो कि 1956 में आई थी। वो अध्ययन है चानकॉम और इंग्लैंड की माया गांव का नाम है, माया गांव का नाम, उसका उस दोनों समाज के
गांव के कृषक समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया। और फिर इन्होंने कहा कि मोर और लेस दुनिया के करीब करीब सभी समाजों की जो कृषक समाज है, वहाँ रहने वाले लोगों की, कृषकों की मानसिकता थोड़ी करीब करीब बराबर होती है। अब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार तो थोड़ी बहुत अंतर हो ही जाती है, वो स्वाभाविक बात है, लेकिन मोर और लेस समानता पाई जाती है कृषक समाज में, जिसको इन्होंने ये वर्ड याद रखिए, जिसको इन्होंने कहा अविचलित समानता दुनिया के कृषक समाजों में पाई जाती है आमतौर पे, चाहे किसी भी समाज के कृषक की बात करें आप तो, ठीक है। और फिर इन्होंने एक भारतीय कहावत है ना, वो मानसिकता क्या होती, वो मानसिकता होती कि कृषक जो होते अपने खेत के प्रति बड़ा उनका श्रद्धामय भाव होता, अपने खेती के पेशा को वो सर्वश्रेष्ठ पेशा मानते, और किसान जो होते वो मेहनत को, परिश्रम को बड़ा महत्व देते। एक भारतीय कहावत है ना कि आप लोगों ने भी सुना होगा, वो है उत्तम खेती मध्यम बान, बान का मतलब होता है व्यापार, उत्तम, फिर से सुनिए, उत्तम खेती मध्यम बान, नीच नौकरी नरक समान। मैंने सबसे बढ़िया पैसा खेती का है, व्यापार मध्यम, नौकरी सबसे निकृष्ट पैसा, और परिश्रम को बड़ा भी महत्व देते लोग। अब परिश्रम के बारे में भी हमारे भारतीय समाज के बारे बात करें, अगर भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य, तो यहाँ भी एक कहावत बड़ी फेमस है, जैसे अस्कत पूत किसाने नासे, समझ गए, अस्कत पूत किसाने नासे, चोर के नासे खासे, समझ गए। यानी अस्कत का मतलब होता है सुस्त, कामचोर, यानी अगर किसी का बेटा सुस्त है, कामचोर है, तो वो अपने पिता को, अपनी खेती को, अपनी किसानी को उसी तरह से बर्बाद कर देता है जिस तरह से चोर को खांसी बर्बाद कर देता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोक अर्बन की बातें करते, फोक अर्बन कंटिन्यूम की बातें सिंपल आप याद रखिए कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि गांव और नगरीय शहरी समाज में एक निरंतरता का भाव होता, कोई दो छोर नहीं है, विपरीत नहीं है, सभी कोई एक श्रेणी में, एक श्रृंखला में एक दूसरे से संबंध है, और हर समाज अपने से आगे वाले से, और अपने से आगे यानी तुस्की, चाणकोम, देशदास और मर्यादा, जो उन्होंने तुलनात्मक बातें की, एक दूसरे से प्रभावित होता है, ठीक है। ये रॉबर्ट रेडफील्ड की ग्रामीण समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण अवधारणा है। मैं समझता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अब हो भी जाएगा। दोस्तों, हर बार की तरह अगर हमारे इस प्रयास से आपके ज्ञान में थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई हो तो एक सब्सक्राइब करने का तो हक, एक सब्सक्रिप्शन तो हमें चाहिए ही, इतना तो हक हमारा बनता ही। तो आपसे आग्रह है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों से भी करवाएंगे, दोस्तों को शेयर भी करेंगे, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देंगे, ताकि अगले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू।